हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने चैनल पे लगातार टॉपर स्टॉक कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में तृप्ति मैम हमारे साथ हैं, जिनका सिलेक्शन 2023 में अभी जो 2023 का भी जो 24 में रिजल्ट आया था, तो 199 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि मैम ने कैसे तैयारी की, कौन सा अटैम्प्ट था, डाउनफॉल क्या रहे और ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं, तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम अपना टाइम देने के लिए। तो मैम सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए आप। मेरी एजुकेशन 12th तक गोंडा डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है, जी। कॉमर्स से। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम ऑनर्स में कमला नेहरू कॉलेज डीयू से। जी। फिर उसके तो बाद प्रिपरेशन। जी, फिर ये प्रिपरेशन का आइडिया कहाँ से आया? पहले से था कि घर वालों ने बोल रखा था कि मेरी बेटी तो आईएएस बनेगी, ऐसा कुछ, या किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, आपने देखा कि आपके फ्रेंड सर्कल में से बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम तो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे? दो रीजंस हैं। एक तो पापा का ही है कि हाँ मेरी बेटी आईएएस बनेगी वाला। दूसरा मेन था कि स्कूल टाइम में जैसे चीफ गेस्ट वगैरह आते थे जब, तो डीएम मोस्टली होता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस चीज़ से मोटिवेशन वहाँ से मिली थी कि हाँ यही करना है आगे जाके। जी। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए और रिजल्ट क्या रहा आपके अटेम्प्ट का? मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं और 5th अटेम्प्ट में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। और आपने जो 4 अटेम्प्ट दिए उनका रिजल्ट क्या था आपका? फर्स्ट 3 में मेरा प्री नहीं हुआ था और फोर्थ में प्री हुआ था और मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था। फिर मैंने ब्रेक लिया था और 5th अटेम्प्ट दिया था। जी। तो इस तैयारी के दौरान क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, तो अब दे रहे हैं, अब इस साल नहीं हुआ तो फिर जीरो से वही साइकिल शुरू है। तो वो कभी-कभी लगता है शायद हो नहीं रहा है, इसको छोड़ दें या फिर कुछ और कर लें। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर, वो आग कहते हैं ना, आग कैसे रखनी है? आग रखी पॉजिटिविटी लाके कि अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि दूसरों के एग्जांपल्स भी देखे हैं कि बहुत सारे बिल्कुल। लोगों का है जो 5th में निकाला है, 6th में निकाला है। और लबासना की एवरेज एज भी सब बोलते हैं 27-28 साल है। 3-4 अटेम्प्ट तो मिनिमम लेते ही हैं, मिनिमम एवरेज में। तो वो सारी चीज़ें थी जो पॉजिटिविटी देती थी कि नहीं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तो आपको प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा आइडिया होगा। तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो कितने दिन तैयारी करके दे दिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने दिया था तो 8 महीने टोटल तैयारी थी, जिसमें से 4-5 महीने प्री मेंस पे दिया था मैंने। फिर 3 महीने मैंने प्री पे पूरा दिया था, फिर दिया था अटेम्प्ट। तो आई थिंक फिर मतलब स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिविजन कीजिए जो चीज़ों का। प्री आते आते आप नई चीज़ों से दूर रहिए। नए सोर्सेज पढ़ने से अच्छा जो पुराना आपने पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल। वो ज़्यादा जी, बेनिफिट करेगा। जी। बात जैसे आपने बताया कि 8 महीने में आपने दे दिया था पेपर। तो जब हम जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो जो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर होता है, जैसे 4-5 अटेम्प्ट दे देते हैं तो उतना प्रेशर नहीं होता कि आप लगातार दे रहे हैं। तो वो हैंडल कैसे करना है? जैसे कुछ कैंडिडेट से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे लगा कि मेरे कम नंबर आएँगे, तो उस चक्कर में मैंने 4-5 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो माइनस मार्किंग चक्कर में जहाँ हो रहा था वहाँ नहीं हुआ। तो पैनिक नहीं होने से कैसे बचें? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। पैनिक नहीं होने से यही होता है कि एग्जाम हॉल में जाने से भी पहले अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, उनसे आप बात कर लीजिए कि आपको मोटिवेट कर देंगे। मैं घर पे भी कॉल कर लेती थी, दोस्तों से भी बात कर ली कि हाँ अभी एग्जाम के लिए जा रही हूँ। और फिर वहाँ जाके बस मन को शांत करना, डीप ब्रीदिंग करो उस टाइम पे। कुछ कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको तुरंत हटाते रहो। और प्रेशर की बात रही तो मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा शायद 5th और 6th अटेम्प्ट पे प्रेशर ज़्यादा होता है, कि होगा नहीं क्योंकि होगा, होगा क्या नहीं होगा? होगा पे आ जाते हैं। तो वो प्रेशर तो डबल ट्रिपल हो जाता है वहाँ जाके। तो वो है। और एग्जाम नो डाउट आप पहली बार दो, दूसरी बार दो या 6th-7th बार दो, चीज़ ये है कि आपको मतलब प्रेशर जो है ना सेम ही फील होगा या फिर ज़्यादा ही फील होगा। क्योंकि जिसका प्री और एग्जाम साइकिल में है, जिसका लिस्ट में भी नाम है, नहीं पता वो नेक्स्ट ईयर का प्री निकलेगा या नहीं। ये इतना डाइसी है, यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो प्रेशर ऐसे ही हैंडल होगा कि मेंटली अपने आप को वो बना के कामनेस ला के रखो। भगवान का भी कोई मंत्र है, कुछ पूजा है, वो करते रहो, कुछ भी करते रहो, बस वहाँ पे अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो बस उस टाइम पे। हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि 8 महीने तैयारी की थी। इस दौरान जब आप तैयारी में आए, तो क्या आपने एनसीईआरटी से शुरुआत की या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, या मार्केट में जो देखते हैं कोचिंग्स का जो मटेरियल आपको फोटोकॉपी वगैरह फॉर्म में मिल जाता है, तो कैसे आपने किया?
मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट किया था, वहीं से बेसिक अपना किया। फिर स्टैंडर्ड बुक्स में वही है, स्पेक्ट्रम वगैरह कर ली, नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर किया, एक शंकर आईएएस के नोट्स थे वो किया था मैंने एनवायरनमेंट के लिए। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज ये थी, इनको पढ़ के फिर आगे स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे करना है। बात करें मैम मेंस की, क्या होता है कि प्री निकलने के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है मेंस का, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम में निकल जाता है तो प्री की तैयारी करते रहते हैं और 3 महीने में मेंस की तैयारी होती नहीं है। हाँ। तो क्या प्री की और मेंस की तैयारी साथ साथ करना जरूरी है या फिर 3 महीने में हो सकती है? होने को तो वो 3 महीने में भी हो सकती है। क्या होता है, अगर आपका प्री निकल गया एक बारी को, तो आप में एक डबल मोटिवेशन आता है ना, कि एक कॉन्फिडेंस आएगा कि प्री निकला है। दूसरा कि आपके अंदर मोटिवेशन डबल होगा कि हाँ अब तो ये 3 महीने है, टाइम लिमिट है, तो अपने आप वो डिसिप्लिन आ जाएगा कि पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन वो बहुत रिस्की गेम है। गेम अच्छा तब होगा कि जब आप पहले से ही तैयारी करके रखते हो। तो आप प्री की अगर पहले से तैयारी है, मेंस की तैयारी पहले से 1 साल आपने, 1-1.5 साल तो मिनिमम इस एग्जाम को दीजिए, फिर उसको तैयारी करके फिर आप साइकिल में आगे आइए। जी, जैसे कि जो 1 2 3 4 जीएस पेपर होते हैं मेंस के, तो उनकी स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? मेरा तो यही था कि मतलब पीवाईक्यूज देखे, उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ी, और फिर आंसर राइटिंग सीधा टॉपर्स की बुकलेट्स देखी और आंसर राइटिंग की आंसर राइटिंग करते करते ऐसे बनाई थी मैंने जीएस 1 2 3 4 की शॉर्ट्स स्ट्रैटेजी। नोट्स बनाए थे आपने? शॉर्ट नोट्स मैंने क्या किया था लास्ट मोमेंट पे, मतलब मेरे नोट्स नहीं थे, टारगेट यूपीएससी का एक बैच था संकल्प करके, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो उसमें वो आंसर राइटिंग करवाते थे, तो उधर ही जो नोट्स बने वही मेरे नोट्स थे एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। क्योंकि बस लास्ट जो एग्जाम के दिन से एक दिन पहले का टाइम होता है ना, जब आप रिवाइज कर रहे होते हो, बिल्कुल, बस बिल्कुल। उस टाइप से नोट्स बनाए थे, थोड़े कीवर्ड्स लिख लिए थे, बेसिकली डेटा लिख लिया कि लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है, बाकी ऐसे नोट्स नहीं थे कोई। जी, जैसे कि आपने रिवीजन की बात की है, तो रिवीजन का क्या होता है, कुछ लोगों का अलग अलग सर्कल होता है, कोई डेली करता है, सुबह का पढ़ा शाम को रिवीजन करेंगे, कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है, किसी किसी का होता है कि हम सारा एक बार जो सारे सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ लेंगे, फिर दोबारा से उसको फिर से पढ़ेंगे। तो आपका कैसे रहता था? पहली बार में तो ऐसा था कि सब कुछ एक बार तो पढ़ लिया, कि मेंटली भी सेटिस्फैक्शन मिली कि अच्छा कुछ छूटा नहीं है, कि मतलब कुछ नया क्या आएगा वो सब पता चल गया। फिर दूसरी बार में जो पुराना है वो थोड़ा चलता रहता था, और जो नया है करंट अफेयर्स वो चलते रहते थे। तो ऐसा नहीं पूरा मतलब पढ़ के रिवाइज किया, थोड़ा पहले का भी रहा, थोड़ा आगे का भी रहा, दोनों चीजें रखी, वरना मैं बोर हो जाती हूँ उस प्रिपरेशन में। जी, बात करें मैं करंट अफेयर की, तो क्या होता है कि कुछ लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, कुछ लोग मंथली मैगजीन आते हैं, जैसे तमाम प्रकार कोचिंग महीने पे निकालते हैं। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर मंथली मैगजीन पढ़ते थे? मेरा तो डेली न्यूज़पेपर वाला तो है। नोट्स बनाते थे न्यूज़पेपर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, फिर रियलाइज हुआ नोट्स इतने सारे हो गए एंड मोमेंट पे कि रिवीजन में ही दिक्कत आने लगी, तो नोट्स छोड़ दिए थे फिर मैंने। तो क्या होता था, न्यूज़पेपर ही पढ़ा, उसमें कीवर्ड्स जो दिखते थे उनको लिख के आगे यूपीएससी लिख के ऐसा करके अपना मतलब देख लेती थी कि अच्छा क्या न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, सीधा यही पढ़ती थी। एक दो मैंने पढ़ी है 7-8 महीने एक बार पढ़ी थी एक अटेम्प्ट में किसी में, तो मुझे इतनी हेल्प मुझे लगा नहीं, मुझे चीज़ें इतनी नहीं याद होती, तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही स्टिक किया था फिर लास्ट पे, कि सिर्फ एक ही द हिंदू पढ़ती थी मैं। द हिंदू और भी न्यूज़पेपर हैं? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस अभी बहुत अच्छा है, तो आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हो। जी, तो बाकी अलग से कुछ करना है तो इकोनॉमिक्स, अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप मिंट पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो। जी। बात करें ऐसे और एथिक्स की, तो इसका क्या है, जैसे ऐसे वगैरह होता है तो वो तो अभी आजकल जो है ना वो फिलॉसफी पे ज़्यादा बेस ऐसे आ रहे हैं, पहले क्या जी ऐसे ओवरलैप करते थे। तो ऐसे की तैयारी आपने की या फिर ठीक है मैंने तो एथिक्स वगैरह पढ़ा है तो मैं जाके लिख दूंगी, कैसे क्या? तैयारी थी, मेंस टाइम पे की थी बेसिकली। तो क्या था कि जो पीवाईक्यूज में ऐसे थे उनका टॉपिक ले लिया, फिर उसको खुद लिखती थी पहले तो, कि अच्छा क्या मेरा क्या माइंड है, मेरे क्या एनालिसिस में कितना इसको ऑब्जेक्टिव वो कर पा रही हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस में सोच पा रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं क्या करती थी, वही ऐसे सेम टू सेम कि पूरा यूट्यूब पे टाइप कर देती थी, तो उसमें वीडियोस दिख जाती हैं कि अच्छा ये किस तरीके से सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो वही था मेरा एस्से के लिए, तो बस उस तरीके से लिखा है मैंने। जी, हम जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन जो आपने किए, या मॉक टेस्ट भी आपने दिए जो तमाम प्रकार कोचिंग लॉन्च करती हैं प्री और मेंस के टाइम पे, तो वो कितने हेल्पफुल रहे, वो कितने मॉक टेस्ट आपने दिए? वही है, सबका तरीका अलग अलग है, बहुत लोगों को हेल्प करता है। अब मेरा था कि 4th में मैंने वही मॉक तो जाके इंस्टीट्यूट में कोई नहीं दिया, बाहर बुकलेट्स आई हैं वो खरीदी है। तो 4th के टाइम पे तो मैंने फिर भी 10-15 सॉल्व किए थे। तो इस बार वाला जो अटेम्प्ट था उसमें 5-6 ऐसे, बस मन को एक तसल्ली देनी होती है क्योंकि हर कोई दे रहा होता है, तो लगता है छूट ना जाए कुछ मुझसे, तो दिया था। बाकी इतने मैंने मॉक्स नहीं दिए हैं। तो क्या मॉक देना इतना जरूरी नहीं है आपको लगता है? मेरे हिसाब से वही है कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मेरे केस में तो शायद मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस किया था और फिर दिया था एग्जाम को। इस तैयारी के दौरान आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली या कोई कोचिंग ली आपने? नहीं ली तो क्या आपको लगता है कि बिना कोचिंग के भी यूपीएससी निकाला
निकाला जा सकता है, या फिर जो गांव साइड से बच्चे आते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो क्या उनको कोचिंग लेना जरूरी है? देखिए अब तो ऐसा हो गया, अब तो मतलब वही कि इंटरनेट बहुत सस्ता है, दूसरा कि यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल सबको अवेलेबल हो जाते हैं वो भी फ्री में। जी। तो मेरा भी ऐसे ही था, जब ज्योग्राफी वगैरह नहीं समझ में आया, टॉपिक लिख दिया तो जो ऊपर ही वीडियोस आ जाती थी 3-4, उनमें से कोई भी देख लेती थी। Suggestion में। हाँ, सजेशन में से। तो ऐसे हो जाता है। अब क्या है कि आप घर रह के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक्स लेने एक बार आ जाओ, बुक्स भी एक बार ले ली तो आपने कोचिंग वो जहाँ से भी बुक्स ली उनका ले लो, कुरियर भी प्रोवाइड कर ही देते हैं हाँ, घर तक फैसिलिटी बुक की। तो घर रह के प्रिपरेशन नो डाउट हो सकती है। फिर कहीं पे बहुत दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, डेफिनेटली कोचिंग ले लेनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग मतलब बेकार है, बिल्कुल। जहाँ आपको लग रहा है उसको लीजिए, बट कोचिंग से भी बचना चाहिए, उनका गेम समझना चाहिए कि बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। मार्केटिंग हो रही है उसकी क्या है, बिल्कुल। फिर उस तरीके से आप अब ये कोचिंग देखते लीजिए। हैं कि जो एक टॉपर है, टॉप रैंक का है, वो हर कोचिंग ने लगा रखा है, हाँ, तो वो सब जगह से सब तो जगह पढ़ेगा नहीं है। तो वही चीज है, वो स्मार्ट वर्क कर लीजिए कि वो सच में कहाँ से अच्छा पढ़ा भी है तो कहाँ से पढ़ा है, किस इंटरव्यू में अगर उसने किसी का अच्छे से नाम लिया है, नाम में भी फिर आप उनसे प्रूफ मांग लीजिए कि अच्छा क्या इनका आंसर शीट हमें अवेलेबल कराओ या कुछ भी इन्होंने जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो पता चलेगा। तो कोचिंग जब लग रहा है कहीं पे तो ले लो, वरना अब तो ऐसा है कि आप घर रह के इसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो आपने मोस्ट ऑफ जो आप प्रिपरेशन रही तो दिल्ली में रह के की या फिर घर पे रह के थी? मैंने मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेरी दिल्ली से ही हुई दिल्ली है, से ही यहीं रह के मैं लाइब्रेरी आ तो जाती थी। क्या दिल्ली आना जरूरी है तैयारी के लिए? दिल्ली आना जरूरी, अगर देखिए क्या होता है कि आप मॉक, जब इंटरव्यू का फेज आता है ना, तो आप मॉक देने, आपको डर खोलना है तो आ जाओ, फिर बाकी बुक्स लेने आ जाओ। और मन, अगर क्या होता है छोटे शहरों में लाइब्रेरी की दिक्कत होती है, जैसे गोंडा से मैं हूँ तो जहाँ 1-2 लाइब्रेरी हैं, बट वो जो फैसिलिटी दिल्ली की लाइब्रेरी में मिलेगी वो शायद वहाँ ना मिले। तो वो सारी चीजें अगर आप चाहिए तो डेफिनेटली आप घर से निकलिए, वरना तो आप छोटे शहर में रह के प्रिपरेशन कर सकते हो इसकी। हम बात करें जैसे आपने बताया टाइम टेबल की, तो हर किसी का कोई नाइट में पढ़ता है, कोई डे में पढ़ता है, तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था? वो कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते थे आप कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो बस पढ़ना है? मेरा घंटे से ज्यादा टारगेट्स हो जाते थे कि अगर मेरे टारगेट्स 6 घंटे में भी खत्म है तो खुश हूँ, और वरना 9 घंटे भी किसी दिन लग गए तो मैं उस हिसाब से बना के चलती थी कि मेरे टारगेट्स के हिसाब से हो। मैं दिन में ही मोस्टली पढ़ती थी, सुबह से लेकर दिन में, रात में तो मेरा सोने का ही है, मैं सोती ज्यादा हूँ थोड़ा, तो उस हिसाब से मेरा चलता था। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने जो आपका टारगेट था वो 6 घंटे में कर दिया खत्म, तो सोचा आप जब टाइम बचाया तो थोड़ा और कुछ पढ़ लूँ, या फिर बस आज का टारगेट खत्म तो मैं रेस्ट करूंगी या घूमूंगी या कुछ? हाँ, मैं तो वही घूमती थी, मैं तो फिर खाने चली गई टारगेट्स अगर खत्म है, क्योंकि उस दिन अगर माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है नेक्स्ट डे के लिए, कि वो अच्छे से आके तो फ्रेश कोई माइंड पढ़ वीक पाए। में छुट्टी वगैरह करते थे क्या भाई, वही एक हफ्ते में पढ़ रही हूँ तो संडे को आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, या फिर 4 घंटे पढ़ूंगी, कम टारगेट रखूंगी ऐसा? हाँ, ऐसा होता है कि संडे आते आते माइंड वैसे ही थक जाता है थोड़ा, हाँ, लगता है संडे को छुट्टी, वो माइंड में बस चलता है। तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो ब्रेक ले लेता है कि 3-4 घंटे से ज्यादा फिर नहीं पढ़ाई होती। और फिर कभी किसी दिन हो सकता है कि वीकडेज में कहीं घूमने चले गए तो वीकेंड पे पढ़ लेते हो, तो ऐसे करके वो बैलेंस चलता रहता था लाइफ में। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की और क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए? आपके डेप्थ से क्वेश्चन थे या फिर ऑप्शनल से थे? मेरी इंटरव्यू की तैयारी खुद से पहले तो किया, बाकी चीज़ें जब कर लिया, टाप वगैरह प्रिपेयर कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिए, तो मॉक दिए थे इंस्टीट्यूट्स में जाके। ये थी इंटरव्यू की तैयारी। और क्वेश्चंस मेरे जो आए थे डाप से ही थे, मेरे हॉबीज़ के क्वेश्चंस थे, और ऑप्शनल और मेरा जो कॉमर्स में बैकग्राउंड था उनको इंटर रिलेट कर करके उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। मेरी हॉबीज़ थी एक्सप्लोरिंग न्यू फूड ईटरीज, नई नई जगह खाना खाना, ट्रैवलिंग, डांसिंग, तो इन्हीं से क्वेश्चंस आए थे। ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या शुरू से यही ऑप्शनल था या आपने चेंज किया था? नहीं, मैंने चेंज किया था 4th अटेम्प्ट के तो बाद। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल चेंज करना कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपने पहले वो पढ़ा इतने साल तक, फिर एकदम से चेंज कर दिया, फिर ये पढ़ा, तो आपने क्यों चेंज किया? क्या ऑप्शनल आपने गलत चुन लिया था या फिर ऑप्शनल का चुनाव कैसे करा? हाँ, ऑप्शनल चुनने में भी थोड़ी मुझे लगता है गलती कर दी थी मैंने। और दूसरा ये है कि मतलब ऑप्शनल चेंज किया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, फिर इस वजह से एक रीज़न था कि मैंने सोचा कि अब स्विच कर लेती हूँ एंथ्रोपोलॉजी में। और डेफिनेटली रिस्क है ऑप्शनल चेंज करना, आई थिंक यूपीएससी में कदम लेना ही वो एक सबसे बड़ा गैम्बल हो जाता है, तो उसके बाद तो पूरी लाइफ ही वो रिस्क पे ही चलती है। तो फिर लगता है आपको, मतलब रिस्क टेकिंग एटीट्यूड तो आ ही जाता है कि अब यहाँ तक है तो ये भी देख लेंगे, ऐसे करके फिर चेंज ही कर दिया। कितने नंबर थे ऑप्शनल में आपके? मेरे ऑप्शनल में 278 है। 27, मतलब जो पिछले वाले ऑप्शनल था उससे बढ़िया हो रहा है? हाँ, उससे बढ़िया है। जो न्यू एस्पिरेंट हैं, अगर वो जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करें? जैसे आपने बताया था कि एनसीईआरटी से कैसे शुरुआत करें? फिर पहला होगा आप सिलेबस देख लो, यूपीएससी को भी देख लो कि क्या एग्जाम की स्टेजेस हैं, प्री में कितने मार्क्स होते हैं, मेंस, इंटरव्यू। यहाँ से पहले जब पढ़ लोगे फिर सिलेबस पढ़ो, फिर आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार खुद से पढ़ने से पहले भी एक बार देख ही लो।
फिर उसको देख लोगे ना, फिर थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप आओ एनसीईआरटीज़ पे, तब आप एनसीईआरटीज़ को करो 6 से, थोड़ा क्या होता है कि आइडिया और बेस बढ़ जाता है, उनको पढ़ो 6 to 12 सारा अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मतलब जो भी लग रही हैं आपको ठीक, पढ़ के देखो, जो भी बताते हैं वो पढ़ो। फिर जो आपको जिसकी लैंग्वेज ईजी लग रही है उनको सॉल्व करो। न्यूज़पेपर डे 1 से उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू है, मिंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कोई भी जो आपको अच्छे लग रहे हो उनमें से आप देख लो। लैंग्वेज जिसकी आपको समझ में आ रही है तो एक न्यूज़पेपर साइड बाय साइड हमेशा चलते रहना चाहिए। मैम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, सी सेट। हर साल देखते हैं उसका लेवल और ज़्यादा हाई होता जा रहा है। जो कुछ जो कैंडिडेट्स थे, मैंने बात की तो वो कह रहे हम इंजीनियर थे, मैथ बैकग्राउंड था, लेकिन हमें इतनी दिक्कत हुई कि मतलब पहले तो क्या था, ठीक है मैथ से कर लेंगे, लेकिन वो हमको पढ़ के जाना पड़ा। तो सी सेट को आपने कैसे टैकल किया, कैसे पढ़ाई की? कोई बुक्स वगैरह पढ़ी या फिर कोचिंग लिया, ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पढ़े रहते हैं? सी सैट तो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो गया अब के टाइम बिल्कुल। में। आई थिंक उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है 18 से, स्पेशली कि वो 18-19 बहुत टफ होता जा रहा है। तो सी सैट मेरा क्या था कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था 12 तक, तो मैथ्स पसंद भी बहुत था, तो इसलिए टचवुड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर मैं मतलब अपने कॉलेज टाइम में भी आर एस अग्रवाल की एक बुक होती है रीजनिंग की, वो मैं सॉल्व करती रहती थी मज़े में, मतलब ऐसे ही फ्री टाइम में उसको सॉल्व करा था मैंने वो बुक को। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा टच बन गया था सी सैट के अप्रोच के लिए। और उसके बाद में मैंने तो पहला जो अटेम्प्ट था मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ही करके दिए थे, तो और पहले में तो शायद वो भी नहीं किया था, तो तब का सी सैट थोड़ा लेवल कम था। फिर धीरे धीरे सी सैट का लेवल बढ़ा, तो इस अटेम्प्ट में बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया था, उन्हीं को किया था, सारे क्वेश्चन सबका सोल्यूशन आना चाहिए ऐसे करके उनको किया, और फिर मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। बट मुझे खुद एग्ज़ाम में बैठ के वहाँ दिक्कत आई थी, क्योंकि वो पढ़ के एग्ज़ाम लगा कि जो 22 तक सॉल्व करके गई हूँ चेंज हो गया, बिल्कुल ही पैटर्न चेंज था कि समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो एक एक क्वेश्चन को करना, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लिखती थी, फिर उसके बाद में देख रही थी मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो मेंटल स्टेट को मैंने बहुत वहाँ पे अपने आप को काम रखने की कोशिश की थी, वो सी सैट ने बहुत हिलाया था इस बार। फिर उसके बाद में मेरी अब अगर अप्रोच होती ना, तो मैं एक तो कोई बुक या कुछ तो इसके लिए अलग से रखती, डेफिनेटली रखती, क्योंकि सी सैट बहुत गेम चेंजिंग हो गया। यू नेवर नो, क्या पता वो टफ दे दें, और ये भी हो सकता है वो इजी भी दे दें, दोनों तरफ जा सकता है। बट हाँ, रिस्क लेना है तो फिर ऐसा लो कि ठीक है निकल जाए आगे एग्जाम। तो ऐसे करके मतलब कि एक बुक कोई भी स्टैंडर्ड मार्केट में आ गई हो, आप उसको पढ़ के देखो कि आपका प्रीवियस ईयर्स जो 2023 स्पेशली उसके टाइप के क्वेश्चन अगर उस बुक में है, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करके जाओ फिर इस एग्जाम को देने। हम बात करें जैसे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट हैं, जो लगातार 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट तक प्री ही नहीं निकल रहा है उनका। तो क्या होता है कि हर साल यूपीएससी का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। तो क्या आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से उसी मोड में ले जानी पड़ेगी? नहीं तो कुछ क्या है, ठीक है हम पुराना पढ़ते हैं तो वही रिवाइज करते जाएंगे, तो कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने पड़ते हैं अपने? डेफिनेटली इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होता है। अब क्या होता था, पहले एक एलिमिनेशन मेथड बहुत चलता था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, यूपीएससी ने लास्ट ईयर उसको पूरा ही एलिमिनेट कर दिया। तो अपनी स्ट्रैटेजी इसीलिए हर बार चेंज करती रहनी चाहिए, पीवाईक्यूज इसलिए एनालाइज करते रहना चाहिए। यूपीएससी भी देख रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या मटेरियल दे रहे हैं बच्चों को, कैसे वो मतलब एक फैक्ट्री रटने की फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को हटाना चाहता है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी अलग निकाल रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क यही होगा कि मतलब बहुत बेसिक चीज़ों को करके एक दिमाग लगा के सॉल्व करिए आंसर्स को, और वहाँ पे जाके बस जब काम रहोगे ना, तो आपके प्री में क्वेश्चंस बैठेंगे। जब आप बहुत नर्वस हो जाओगे, एंग्जाइटी में आओगे, तो डर लगेगा, तो आप गलती कर सकते हो, तो वो नहीं करना है। तो जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर से, वो हेल्प करेगा आपको आपके प्री को टैकल करने में। तो मैं बात कर रहे हैं इंडिया में क्या होता है, गर्ल्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं कि लगातार एज भी बढ़ती है, तो रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर वाले, कि अब 5 साल हो गए तैयारी में, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो शादी कर दो या जो भी चीज़ है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? डेफिनेटली गर्ल्स के साथ ये प्रेशर होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल में ऐसे पता चलता है, सुनने में आता है। बट टचवुड मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। आपको क्या मैसेज रहेगा अगर जो लोग ऐसा करते हैं? बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इस प्रेशर को झेल के ना बहुत आगे जाती हैं, सिलेक्शन भी लेती हैं, तो क्या मैसेज रहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, यही मैसेज होगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो। शादी की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, शादी आगे हो जाएगी बट करियर बाद में बनाना बहुत टफ है। तो वो रिक्वेस्ट होगी मेरी सबसे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ पता है लोगों को ये भी लगता है, डरा देंगे माँ बाप बच्चों को कि शादी है तो बच्चे पढ़ के निकल जाएंगे। वो संख्या बहुत कम है एज कम्पेयर टू कि जो लोग हैं जिनका अभी नहीं निकल रहा, और तो वो प्रेशर से उनको बचाना है।
तो उनके दोस्त बन के चलिए, उनकी मतलब फीलिंग्स को समझिए, इमोशनली उनको सपोर्ट करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू शादी का प्रेशर देना। वो बहुत गलत है आज के टाइम में, क्योंकि अब लड़का लड़की बराबर तब भी थे, बट अब हाँ क्या है 9 to 5 हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो वही चीज़ है कि दोनों मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। मैम अंत में बात करें जो अभी जो 24 वाला जो प्रीलिम्स देने वाले हैं वो 25 और 26 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो अंत में उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कोई ऐसी जो आपने तैयारी के दौरान जो टिप्स आपने गेन की हो तो वो आप शेयर करना चाहें? तो अंत में जो स्पेशली जो 16 जून का प्री है उसके लिए तो यही बोलूंगी कि लगता है कि काउंटडाउन मतलब स्टार्ट पहले से हो जाता है, बट मेंटली यही सोच के चलो अभी भी टाइम है, चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप कर सकते हो एग्जाम को क्वालिफाई। और 23-24 जो आगे देंगे मतलब 25-26 में, उनके लिए है कि अभी आप आराम से पढ़िए और प्री वाई क्यूज एनालाइज करिए और एक स्मार्ट वर्क अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। किसी की स्ट्रैटेजी, मेरी भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पूरी 100% किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए। अपना खुद का देखिए कि आपके क्या पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन पे वर्क करिए, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाइए। किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।